नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 8th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विशिष्ट बच्चे। इस लेसन के अंदर बच्चों हम शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे, मानसिक विकार से युक्त बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और अपचारी बालकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, यद्यपि सभी बालकों का गर्भकालीन विकास लगभग समान रूप से होता है, सभी बच्चों का गर्भ के अंदर विकास एक जैसा ही होता है ना। लेकिन फिर भी जन्म के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सभी बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से समान नहीं दिखाई देते हमें। उन सभी का विकास जो है वो समान नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, या तो इसका कारण है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, या फिर हम कह सकते हैं वातावरण की भिन्नता के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब देखो, विकास के क्रम में विभिन्नताएं पाई जाती है। सभी बच्चों के विकास का क्रम यदि हम देखें तो सभी के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती है। बिल्कुल सही है, सबका विकास अलग अलग प्रकार से होगा। जैसा हमको एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसा उनकी हेरिडिटी होगी, है ना, जैसा उनको खान पान मिलेगा, जैसा उनको सुविधाएं मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही उनका विकास होगा। तो कह सकते हैं कि विकास के क्रम में क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये विभिन्नताएं जो होती है शारीरिक हो सकती है, बौद्धिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है, शैक्षिक भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है ना। अब कोई बालक जो होता है वो अधिक बुद्धिमान होता है, कोई बालक जो होता है वो मूर्ख होता है, किसी बालक का व्यक्तित्व बहुत प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा बिल्कुल ही निकृष्ट होता है ना, क्रूर होता है ना, गुस्सेल होता है, झगड़ालू होता है। और कोई बच्चा जो होता है बहुत अधिक लोकप्रिय होता है, और कोई बच्चा जो होता है एकांत प्रिय होता है, एकांत में रहना पसंद करता है। तो कुछ बालक जो होते हैं अपनी आयु के बच्चों आयु में तो बच्चों के अन्य बच्चों के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी गुणों में वो अन्य बच्चों से विभिन्नताएं रखते हैं, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि बालक जो होंगे वो अपनी आयु के समूह के मानदंडों के अनुसार जो है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और संवेगात्मक तथा अन्य किसी क्षमता में कम भी हो सकते हैं या फिर अधिक भी हो सकते हैं। कोई बच्चा कम प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई अधिक हो सकता है ना। कोई निकृष्ट हो सकता है, कोई मूर्ख हो सकता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बहुत समझदार हो सकता है। तो सभी बालकों में जो है वो अलग अलग प्रकार की जो है वो उनका विकास जो है अलग अलग प्रकार से, विकास में विभिन्नताएं पाई जाती है, कहने का मतलब ये है ना। अब चलते हैं कि ये विशिष्ट, ये इस प्रकार के जो बालक होते हैं ये क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है कि देखिए क्रो एंड क्रो नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विशिष्ट बालक की क्या परिभाषा दी है कि विशिष्ट बालक जो होते हैं ऐसे बालक होते हैं जो अन्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषायिक और सामाजिक तौर पर भिन्न भी होते हैं अन्य बालकों से, और उनको सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करने के लिए हमें बहुत प्रयास भी करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के बालकों को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। तो प्रश्न आता है, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालक की परिभाषा किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने दी थी। और विशिष्ट बालक जो होते हैं वो ऐसे बालक होते हैं जो अन्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तौर पर भिन्न भी होते हैं, और साथ साथ उनको सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के प्रयास भी करने पड़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। वे बालक जिनमें किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष होता है या फिर किसी प्रकार की विकृति होती है, या फिर ये दोष जन्मजात भी हो सकता है, या फिर जन्म के समय प्रसव की असावधानी के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी दुर्घटना से भी हो सकते हैं, बीमारी से हो सकते हैं, चोट लगने के कारण हो सकते हैं। तो वे बच्चे क्या कहलाते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनके अंदर अंधे और कमज़ोर नज़र वाले बच्चे आ सकते हैं, मूक बधिर बच्चे आ सकते हैं, कम सुनने वाले बच्चे आ सकते हैं, अपंग बच्चे आ सकते हैं, भाषा दोष युक्त बच्चे आ सकते हैं, या फिर नाजुक बालक भी इसमें आ सकते हैं। इनको बोलते हैं हम शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, है ना।
क्योंकि इनकी शारीरिक कमी जो होती है उनकी सामान्य क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। ध्यान देने योग्य बात है कि इनकी जो शारीरिक कमी होती है इनकी सामान्य क्रियाओं को भी प्रभावित करती है और जिससे इनके समायोजन में इनको कठिनाई होती है, जिसके कारण ये समायोजन नहीं कर पाते और ये बालक जो होते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ समायोजन में असफल रहते हैं हमेशा, और जिसके कारण इनमें हीनता की भावना आ जाती है। अब इनमें हीनता की भावना आ जाती है। अब क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि वे बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं तथा जिनके शारीरिक दोष उन्हें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं, जैसे अंधे बच्चे हैं तो उनको दिखता नहीं है ना, वो देख नहीं पाते हैं, या कमज़ोर नज़र वाले हैं तो उनको भी देखने में कठिनाई होती है ना, तो उनको कई प्रकार की समस्याओं के साथ समायोजन करना पड़ता है, तो फिर वो अपने आप को वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक जो अक्षमता से युक्त बालक हैं वो कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं अंधे और कमजोर नज़र वाले बालक। अंधे बालक जो होते हैं वे होते हैं जिन बालकों को या तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए विद्यालय के अंदर विशेष रूप से जो है ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्रेल पद्धति जो होती है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, शब्द जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं और इन उभरे हुए शब्दों को बालक जो है छू करके महसूस करके और पता लगाता है कि ए फॉर एप्पल ऐसा होता है, अ से अनार ऐसा होता है ना, हाँ, सी फॉर कैट ऐसा होता है। उभरे हुए जो शब्द होते हैं उनको छू छू करके पहचानते हैं, उसी से शब्द बनाना सीखते हैं और उसी से क्या सेंटेंस बनाना सीखते हैं और उससे पढ़ना सीख जाते हैं। ऐसे बालकों को हमें जो है हस्तकला और गायन की शिक्षा भी देनी चाहिए। इन बालकों को अस्पताल है, पोस्ट ऑफिस है, सड़क पर चलने की, बस में सफ़र करने की ऐसे अनुभव भी इनको कराने चाहिए। इसके साथ साथ इनका ज्ञान भी होना चाहिए इनको। इसके साथ साथ कमज़ोर नज़र वाले जो बालक होते हैं वे बालक होते हैं जिनको दिखाई तो देता है लेकिन कम दिखाई देता है। अब देखिए, जो कमज़ोर नज़र वाले बालक होते हैं वे बालक होते हैं जिनको दिखाई तो देता है लेकिन कम मात्रा में दिखाई देता है। तो इन बालकों को अंधे बालकों की तुलना में शिक्षा देना आसान होता है। एक तो अंधे बच्चों को पढ़ाना, एक कम नज़र वालों को पढ़ाना। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं, जबकि कम नज़र वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो शामपट पास में रखेंगे, ब्लैक बोर्ड उनके पास होगा, कक्षा में उचित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए, है ना। बड़े बड़े अक्षरों वाली पुस्तकों का उनके लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना। समय समय पर उनका नेत्र परीक्षण करा करके इलाज कराया जाएगा। ये सभी उपाय हम कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा अंधे और कमज़ोर नज़र वाले बालकों के बारे में कि उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है, किस प्रकार से उनको पढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से उनको विभिन्न प्रकार की जो है वो चीज़ों से अवगत कराया जाएगा, है ना। अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, ये अंधे बच्चे ब्रेल लिपि के द्वारा इस तरीके से पढ़ते हैं, जो शब्दों को उभार दिया जाता है और उभरे हुए शब्दों को जो है ये टच कर करके पहचानते हैं और फिर उससे ये पढ़ाई करते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, दूसरे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कौन से होते हैं, मूक बधिर बच्चे या फिर कम सुनने वाले बच्चे। अब ये वे बालक होते हैं जो कि बोलने और सुनने में असमर्थ होते हैं, न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। अब ये जो बालक जन्म से नहीं सुन पाते हैं वो बोलना भी नहीं सीख पाते, क्योंकि इनकी बोलचाल की जो इंद्रियां होती हैं इनका विकास नहीं हो पाता है। जो बचपन से ही नहीं सुन पाते वो जो है बाद में भी नहीं सुन सकते, क्योंकि उनकी जो है इन इंद्रियों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो वे बालक जो बोलना सीखने के बाद श्रवण शक्ति खो देते हैं, जैसे बोलना तो आ गया लेकिन फिर सुनाई नहीं देता उनको, तो वे बोल तो सकते हैं लेकिन सुनने में असमर्थ होते हैं। कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे सुन पाते हैं, कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ बच्चे बोल भी नहीं पाते, कुछ बच्चे सुन भी नहीं पाते, कुछ बच्चे जन्म से ही ऐसे होते हैं, है ना।
अब हम कह सकते हैं कि कई बार तो बालकों को सुनने की शक्ति तो ठीक हो जाती है, लेकिन वाक् कोशों के दोष या फिर अन्य किसी कारणवश से वे ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते। कई बार क्या होता है कि बच्चों की सुनने की शक्ति ठीक हो जाती है, यदि जन्म के बाद सुनने में उनको बाधा हो रही है तो उनका ऑपरेशन कराया जाता है, तो इससे वो सुनने तो लग जाते हैं, लेकिन कई बार उनके वाक् कोशों में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो बोल नहीं पाते फिर। तो मूक बधिर बालकों को मूक बधिर विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए भेजा जाता है और इनको पढ़ाने के लिए ओष्ठ पठन विधि का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो अंधे बच्चे होते हैं उनको हमने किस विधि से पढ़ाया था, ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया था, है ना, ब्रेल पद्धति के द्वारा पढ़ाया था। और यहाँ पर जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ओष्ठ पठन विधि का उपयोग करते हैं। ओष्ठ पठन विधि क्या होती है? ओष्ठ पठन विधि के अंदर बच्चों को जो है इशारों के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है ना, और इशारों से ही हर चीज़ें उन्हें समझाई जाती है और वे जल्दी उन्हें समझ भी आती है, समझ जाते हैं वो जल्दी से, वे जल्दी समझ भी जाते हैं। और आंशिक बधिरता में तो क्या होता है, श्रुति जो साधन होते हैं उनका उपयोग भी किया जाता है। अगर थोड़ा ही उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर हम जो है मशीन लगा करके श्रुति साधन यानी सुनने वाले साधनों से, जैसे कि मशीन लगा करके कान के अंदर, और मशीन के द्वारा भी जो है वो उन्हें सुनाई देने लग जाता है ना। तो इन बालकों को दस्तकारी या अन्य घरेलू उद्योग धंधों का प्रशिक्षण भी देना चाहिए, है ना। विभिन्न प्रकार के कार्य जो है इनसे हमें करवाने चाहिए। तो ये थे मूक बधिर बालक, यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता प्लस जो बोल नहीं सकते, ऐसे बालक। तो मूक बधिर बालकों को ओष्ठ पठन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, इशारों के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिससे कि इनको जल्दी समझ में आ जाए और ये हर बात को समझ करके जल्दी से पढ़ना सीख जाते हैं। अब चलते बच्चों आगे। ये देखिए बच्चों, ये चित्र हमें दर्शा रहा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि इनको इशारों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। किनको? मूक बधिर बालक है ना, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं पाते, ऐसे बच्चों को इशारों के द्वारा ही समझाया जाता है और इशारों के द्वारा ही इनको पढ़ना सिखाया जाता है। और ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हाँ, और जल्दी से सीख भी जाते हैं, है ना। अब चलते बच्चों अपंग बालक। अपंग बालक किसे कहते हैं? देखो, वे बालक जिनकी मांसपेशियाँ और जो अस्थियाँ हैं पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती है, मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता, तथा जो इनको चलने फिरने में दिक्कत होती है या किसी भी कार्य को करने में वो असमर्थ रहते हैं, ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? अपंग कहलाते हैं। अब ये अपंगता बच्चों में या तो दुर्घटना के कारण भी आ सकती है, या फिर रोग के कारण भी आ सकती है, या फिर गर्भावस्था में भी किसी कारणवश विकास प्रॉपर नहीं होने के कारण किसी अंग का, उसके कारण भी विकलांगता आ सकती है। अब अपंग बालक जो होता है वो साधारण अवस्था में अपनी हड्डियाँ और मांसपेशियों का ठीक ठाक से प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसे बालकों के लिए अपंगता के अनुसार विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे इनके लिए जो है कृत्रिम हाथ है, कृत्रिम पैर है ना, व्हील चेयर है आदि का उपयोग इनके लिए किया जाता है। इसके साथ साथ अधिक अपंग बालकों के लिए जो है वो अलग से बने विशिष्ट विद्यालयों में इनको शिक्षा भी दी जाती है ना, तथा इन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, जिससे कि ये जो है अपनी इनकी शारीरिक अक्षमता जो है इनके मार्ग में जो है बाधा ना बने। और कई अपंग बालकों को जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं जैसे व्यायाम है, खेल कूद है आदि के द्वारा जो है सामान्य बनाने का प्रयत्न भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपंग बालकों के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से अपंग बालकों को सरकार ने विभिन्न प्रकार की जो है इनके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, है ना, जैसे कृत्रिम हाथ है, कृत्रिम पैर है, ऑपरेशन के द्वारा व्हील चेयर है, इन सभी का उपयोग इनके लिए किया जाता है। या फिर इनको जो है विशिष्ट विद्यालयों के अंदर शिक्षा भी दी जाती है ना, या इनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। इनके लिए जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे व्यायाम है, खेल कूद आदि की व्यवस्था भी की गई है, ताकि इनको जो है सामान्य बनाने के विभिन्न प्रयास जो है सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने विशिष्ट प्रकार के बच्चों के बारे में पढ़ा कि विशिष्ट बच्चे किस प्रकार के होते हैं। और तो देखिए बच्चों, ये अपंग बच्चे इस तरीके के होते हैं
या फिर किसी दुर्घटना के अंदर इनका पैर जो है वो कट गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जन्मजात जो है पंगता है और ये बैसाखियों के द्वारा ये चलते हैं। इस प्रकार से बच्चे जो है बैसाखियाँ इनकी मदद कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि अपंग बच्चे जो है ऐसे बच्चे जिनकी मांसपेशियाँ या फिर अस्थियाँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? अपंग बच्चे कहते हैं। तो चलते बच्चों, भाषा दोष युक्त बच्चे, बालक। अब भाषा दोष युक्त बालक जो होते हैं, ये वे बालक होते हैं जो स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं कर पाते, है ना, जो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते, या तो धीरे धीरे बोलते हैं, या हकलाते हुए बोलते हैं, या तुतलाते हैं, या फिर अटक अटक कर बोलते हैं। ऐसे बालकों को, ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? भाषा दोष युक्त बालक कहते हैं। अब भाषा दोष युक्त जो बालक होते हैं, ये इनकी जो वाणी में दोष होता है वो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक कारणों से भी हो सकता है ना। इसके शारीरिक कारण भी हो सकते हैं और मानसिक कारण भी हो सकते हैं, या फिर छोटी आयु के अंदर जो है वाक दोषों को आसानी से जो है वो दूर किया जा सकता है। देखो, यदि कम उम्र के अंदर ही मालूम चल जाता है कि कोई बच्चा हकला रहा है या कोई बच्चा तुतला रहा हो, बोल रहा है, तो उसका जो है वो इलाज हो सकता है ना। उसको आसानी से उसके वाक दोषों को दूर किया जा सकता है, उसको ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है ना। और इस प्रकार के जो बालक होते हैं, इनको नाक, कान और गले के विशेषज्ञ को, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना, और इनका इलाज भी कराना चाहिए। अब देखिए, जो इस प्रकार के बच्चे हैं, इनको नाक, कान, गले के डॉक्टर्स को भी दिखाना चाहिए। इसके अलावा इनको बोलने का अभ्यास भी कराना चाहिए हमें, और इनके सामने कभी कभी तुतलाकर या अशुद्ध भाषा में हमें नहीं बोलना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के खेलों में या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षणों में, जैसे कि लकड़ी का काम है या बुनना है, दर्जी का काम है या मिट्टी के खिलौने बनाना है, चित्रकला है, मूर्ति कला है ना, अन्य एक्टिविटीज़ के अंदर इनको भाग लेने के लिए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि इनकी ये प्रॉब्लम हट सकती है। भाषा दोष युक्त बालक जो होते हैं, इनको जो बोलने में कठिनाई हो रही है, या धीरे धीरे बोलते हैं, या अकलाते हैं, या फिर तुतलाते हैं, तो ये दोष जो है इनका, जब इनको अन्य क्षेत्रों के अंदर या फिर अन्य एक्टिविटीज़ के अंदर हम इनको बिज़ी रखेंगे, तो इससे जो है इनका ये दोष दूर भी हो सकता है। और इसके साथ साथ हमें इनको जो है बोलने का अभ्यास भी कराना चाहिए, है ना। और हम स्वयं भी इनके सामने तुतला कर ना बोलें, अशुद्ध भाषा में ना बोलें, तो ऑटोमेटिकली जो है ये प्रॉब्लम भी बच्चों की दूर हो सकती है। अब चलते हैं बच्चों, नाजुक बच्चे। देखिए, नाजुक बालक किसे कहते हैं? नाजुक बालक जो होते हैं, ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, है ना। इनकी कार्य क्षमता कम होती है, और इनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी इसका कारण हो सकती है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी शारीरिक रचना में किसी प्रकार का दोष होने के कारण भी ये बालक जो है निर्बल रह सकते हैं, है ना, कमज़ोर रह सकते हैं। या फिर उचित देखरेख नहीं हो पा रही हो इनकी, तो भी वो जो है शारीरिक अक्षमता जो है बढ़ती जाती है, बच्चे नाजुक रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। अब थोड़ा सा कार्य करने पर ये बच्चे थक जाते हैं, खेल नहीं सकते, थक जाते हैं, है ना। पढ़ाई के बीच में इनको जो है बीच बीच में आराम जो है की आवश्यकता इनको होती है ना। तो हमें भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा थकाने वाले खेल नहीं खेलने देने चाहिए, पढ़ाई के बीच बीच में इनको आराम भी देना चाहिए, है ना। इस प्रकार के बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इनको पौष्टिक आहार देना चाहिए, है ना, इनको व्यायाम करवाना चाहिए, एक्सरसाइज करवानी चाहिए, ताकि इनका शरीर जो है वो दुर्बल ना रहे और इनकी कमजोरी दूर हो जाए, और ये भी बच्चे जो है सामान्य बच्चों की तरह जो है सभी कार्यों को आसानी से कर सकें। तो बच्चों, धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।